चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पॉइंटनेट और पॉइंटनेट प्लस प्लस के पीछे के मैथ एल्गोरिदम और स्पेशल लॉजिक को समझने में अपना समय बिताया है। हमने 3D स्पेस को स्फेरिकल नेबरहुड्स में स्लाइस किया है, फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग को इम्प्लीमेंट किया है और पेपर पर मल्टी स्केल फीचर एग्रीगेटर्स को डिराइव किया है। अब बिल्ड करने का समय आ गया है। इस चैप्टर में हम थियोरेटिकल आर्किटेक्चर से हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले सेक्शंस में आप पायटॉर्च का यूज करके कंप्लीट पॉइंटनेट प्लस प्लस मॉडल्स को बिल्ड, ट्रेन और टेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना पहला ट्रेनिंग लूप लिखें या एक भी डॉट प्लाई फाइल लोड करें, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पर ध्यान देना होगा, जो है एक हाई परफॉर्मेंस लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना। सालों से डीप लर्निंग का मतलब स्टैंडर्ड 86 वर्कस्टेशन डेस्कटॉप्स होता था, जो डिस्क्रीट एनवीडिया जीपीयूस और कूडा से लैस होते थे। हालांकि हार्डवेयर का नज़ारा अब काफ़ी बदल चुका है। एप्पल सिलिकॉन मैक लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स जैसे M1, M2, M3 और M4 सीरीज चिप्स स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर डेवलपमेंट मशीन्स बन चुके हैं। इस सेक्शन में हम एप्पल के मेटल परफॉर्मेंस शेडर्स यानी MPS का यूज करके एप्पल सिलिकॉन पर एक नेटिव GPU एक्सेलरेटेड पायटॉर्च डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर आर्किटेक्चर x86 कूडा वर्सेस एप्पल सिलिकॉन यूनिफाइड मेमोरी। 3D पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करते समय अपने मैक से मैक्सिमम परफॉर्मेंस पाने के लिए यह समझना हेल्पफुल होगा कि एप्पल सिलिकॉन एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड वाले ट्रेडिशनल पीसी की तुलना में अलग तरह से क्यों काम करता है। ट्रेडिशनल PCI GPU आर्किटेक्चर। एक स्टैंडर्ड x86 डीप लर्निंग वर्कस्टेशन में आपकी सिस्टम मेमोरी यानी रैम और आपकी ग्राफिक्स मेमोरी यानी VRAM फिजिकल रूप से अलग हार्डवेयर बोर्ड्स पर होते हैं, जो एक PCI एक्सप्रेस यानी PCIe बस से जुड़े होते हैं। यह डायग्राम ट्रेडिशनल डिस्क्रीट GPU आर्किटेक्चर के लेआउट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम मेमोरी और डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी सेपरेटेड होते हैं और उन्हें एक PCI बस के जरिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो एक डेटा ट्रांसफर बॉटलनेक की तरह काम करता है, जिसकी स्पीड 16 से 64 गीगाबाइट्स पर सेकंड के बीच होती है। हर बार जब आपका डेटा पाइपलाइन डिस्क से पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लोड करता है, उन्हें CPU पर प्री प्रोसेस करता है और उन्हें एक न्यूरल नेटवर्क में पास करता है, तो उन टेंसर्स को PCI बस के जरिए GPU मेमोरी में एक्सप्लिसिटली कॉपी किया जाना चाहिए, जैसे कि टेंसर.2 कूडा। मैसिव 3D पॉइंट क्लाउड डेटा सेट्स के लिए जिन्हें कॉम्प्लेक्स CPU प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि डायनेमिक नेबरहुड कंस्ट्रक्शन, यह PCI ट्रांसफर स्टेप एक मेजर लेटेंसी बॉटलनेक बन सकता है। एप्पल सिलिकॉन यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर UMA। एप्पल सिलिकॉन चिप्स एक यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर UMA को अडॉप्ट करते हैं। इस डिज़ाइन में CPU, GPU और न्यूरल इंजन फिजिकल मेमोरी का एक सिंगल हाई बैंडविड्थ पूल शेयर करते हैं। यह डायग्राम एप्पल सिस्टम मेमोरी के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसमें हाई बैंडविड्थ मेमोरी का एक सिंगल शेयर्ड पूल दिखाया गया है, जिसकी रेंज 16 से 128 गीगाबाइट्स तक है और जिसे प्रोसेसर, ग्राफिक्स और न्यूरल इंजन कोर्स द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। क्योंकि मेमोरी हार्डवेयर यूनिट्स के बीच शेयर की जाती है, इसलिए CPU और GPU के बीच डेटा शेयर करते समय जीरो मेमोरी कॉपी पेनल्टी होती है। GPU के लिए अवेलेबल मेमोरी बैंडविड्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है, जो बेस M सीरीज चिप्स पर 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड से लेकर मैक्स और अल्ट्रा वेरिएंट्स पर 800 प्लस गीगाबाइट्स पर सेकंड तक होती है। सिस्टम मेमोरी में रहने वाले टेंसर्स को एप्पल के मेटल परफॉर्मेंस शेडर्स MPS फ्रेमवर्क के जरिए सीधे GPU कंप्यूटेशन कर्नल्स द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। एक नेटिव ARM64 पायथन एनवायरनमेंट सेटअप करना। मैकओएस पर पाइटॉर्च सेटअप करते समय बिगिनर्स के लिए सबसे कॉमन ट्रैप गलती से रोसेटा 2, जो एप्पल की x86 इम्यूलेशन लेयर है, उसके जरिए पायथन चलाना है। अगर आप एप्पल सिलिकॉन पर x86 पायथन चलाते हैं, तो पाइटॉर्च MPS के जरिए GPU को एक्सेस नहीं कर पाएगा और वापस स्लो CPU इम्यूलेशन पर आ जाएगा। हम मिनी फोर्ज का यूज करके एक कंप्लीटली नेटिव ARM64 पायथन एनवायरनमेंट सेटअप करके इससे बचेंगे, जो कि एक ओपन सोर्स कोंडा पैकेज मैनेजर है, जिसे खास तौर पर ARM आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है। स्टेप 1, अपनी आर्किटेक्चर वेरीफाई करें। अपना macOS टर्मिनल एप्लीकेशन खोलें और इसे रन करके अपनी शेल आर्किटेक्चर चेक करें। यह सिस्टम कमांड मशीन के प्रोसेसर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को रिट्रीव और डिस्प्ले करता है। अगर टर्मिनल ARM64 रिटर्न करता है,
तो एक नेटिव आर्म शेल रन कर रहे हैं। परफेक्ट। अगर यह x86-64 रिटर्न करता है तो आपका टर्मिनल करंटली रोसेटा 2 इम्यूलेशन के अंडर रन कर रहा है। आपको टर्मिनल सेटिंग्स खोलनी चाहिए और ओपन यूजिंग रोसेटा को अनचेक करना चाहिए। स्टेप 2 मिनीफोर्ज इंस्टॉल करें। अगर आपके पास पहले से कॉन्डा इंस्टॉल नहीं है तो एक नेटिव आर्म 64 कॉन्डा पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करने का सबसे साफ तरीका होमब्रू के जरिए या सीधे मिनीफोर्ज रिपॉजिटरी से है। ये इंस्टॉलेशन गाइड एप्पल सिलिकॉन मैक ओएस पर मिनीफोर्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सेटअप करने के लिए 2 मेथड्स आउटलाइन करती है। फर्स्ट ऑप्शन क्विक सेटअप के लिए होमब्रू पैकेज मैनेजर को यूज करता है, जबकि सेकंड ऑप्शन में रिपॉजिटरी से डायरेक्टली इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना और इसे कमांड लाइन के जरिए रन करना शामिल है। लाइसेंस एक्सेप्ट करने और अपने शेल में मिनीफोर्ज को इनिशियलाइज करने के लिए स्क्रीन पर आने वाले प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करें। एक बार इंस्टॉल होने के बाद अपनी टर्मिनल विंडो को बंद करें और फिर से खोलें। स्टेप 3 एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट बनाएं। इसके बाद पाइथन 3.10 पर चलने वाला पॉइंटनेट 3D नाम का एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट बनाएं। यह कमांड पाइथन के एक स्पेसिफिक वर्जन के साथ पैकेज मैनेजर का यूज करके एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और फिर नए क्रिएटेड एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करता है। आप इसे रन करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका एक्टिव पाइथन इंटरप्रेटर आर्म 64 के लिए कंपाइल किया गया है। यह स्क्रिप्ट होस्ट सिस्टम के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को चेक और प्रिंट करती है। इसे आर्म 64 प्रिंट करना चाहिए, सेक्शन ब्रेक पाइटॉर्च इंस्टॉल करना और MPS एक्सीलरेशन वेरीफाई करना। अब जब हमारा नेटिव आर्म 64 पाइथन एनवायरनमेंट तैयार है तो चलिए पाइटॉर्च इंस्टॉल करते हैं और एप्पल सिलिकॉन GPUs के साथ इसके कम्युनिकेशन को वेरीफाई करते हैं। पिप के जरिए पाइटॉर्च इंस्टॉल करना। स्टैंडर्ड पिप का यूज करके पाइटॉर्च टॉर्च विजन और टॉर्च ऑडियो इंस्टॉल करें। ये कमांड पाइटॉर्च मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के साथ ही साथ उससे जुड़े कंप्यूटर विजन और ऑडियो प्रोसेसिंग पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। प्रोग्रामेटिकली MPS सपोर्ट वेरीफाई करना। एप्पल का मेटल बैकएंड सीधे मेनस्ट्रीम पाइटॉर्च बिल्ड्स में इंटीग्रेटेड है। आपको स्पेशल नाइटली पैकेजेस या एक्स्ट्रा ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। चलिए अपनी मशीन की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज को क्वेरी करने के लिए एक छोटा पाइथन स्निपेट लिखते हैं। यह सेगमेंट दिखाता है कि पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके ऑप्टिमल हार्डवेयर एक्सेलरेटर को ऑटोमेटिकली कैसे सिलेक्ट किया जाता है। यह एप्पल सिलिकॉन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की अवेलेबिलिटी चेक करता है, फिर एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड्स चेक करता है और अगर कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एक्सेलरेशन डिटेक्ट नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर सेट हो जाता है। इस स्निपेट को अपने एनवायरनमेंट में सेव और रन करें। अगर सब कुछ सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। यह स्टेटस रिपोर्ट कंफर्म करती है कि पाइटॉर्च लाइब्रेरी ने हार्डवेयर एक्सेलरेटेड मशीन लर्निंग टास्क के लिए एप्पल सिलिकॉन GPU बैकएंड को सक्सेसफुली वेरीफाई और सिलेक्ट कर लिया है। सेक्शन ब्रेक हैंडलिंग अनसपोर्टेड ऑपरेटर्स द MPS फॉलबैक मैकेनिज्म। हालांकि पाइटॉर्च का MPS बैकएंड स्टैंडर्ड डीप लर्निंग ऑपरेशंस के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, जैसे कि 2D या 3D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, कॉन्वोल्यूशंस, बैच नॉर्मलाइजेशन और एक्टिवेशंस, फिर भी आपको कभी कभार कोई ऐसा अनोखा मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने को मिल सकता है जिसे पाइटॉर्च ने अभी तक मेटल के लिए नेटिवली इंप्लीमेंट नहीं किया है। अगर पाइटॉर्च किसी फॉरवर्ड या बैकवर्ड पास के दौरान किसी ऐसे MPS ऑपरेटर पर पहुंचता है जो इंप्लीमेंटेड नहीं है तो ये एक रन टाइम एरर थ्रो करेगा। नॉट इंप्लीमेंटेड एरर, द ऑपरेटर डॉट डॉट इज नॉट करेंटली इंप्लीमेंटेड फॉर द MPS डिवाइस। इन एज केसेज के आने पर आपके ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स को क्रैश होने से बचाने के लिए पाइटॉर्च एक इनबिल्ट CPU फॉलबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। यह डायग्राम एप्पल सिलिकॉन को टारगेट करने वाले पाइटॉर्च ऑपरेशंस के लिए डिसीजन फ्लो को दिखाता है। जब कोई ऑपरेशन रिक्वेस्ट किया जाता है तो सिस्टम चेक करता है कि क्या यह मेटल परफॉर्मेंस शेडर्स द्वारा सपोर्टेड है। सपोर्टेड ऑपरेशंस GPU पर नेटिवली एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि अनसपोर्टेड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूशन के लिए टेम्परेरी तौर पर CPU पर कॉपी किया जाता है, इससे पहले कि रिजल्ट्स को वापस ग्राफिक्स प्रोसेसर में भेजा जाए। इनेबलिंग द फॉलबैक इन योर टर्मिनल। ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स रन करने से पहले आप अपने टर्मिनल सेशन में एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके CPU फॉलबैक इनेबल कर सकते हैं। यह कमांड टर्मिनल एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करता है ताकि एप्पल हार्डवेयर पर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन द्वारा अनसपोर्टेड ऑपरेशंस सामने आने पर मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बैकअप की तरह यूज कर सकें। इनेबलिंग द फॉलबैक इनसाइड पाइथन कोड। इसके अलावा आप पाइटॉर्च द्वारा किसी भी टेंसर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने से
इस वेरिएबल को सीधे अपने मेन एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट जैसे train.py के टॉप पर सेट कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को प्रोग्रामेटिकली कॉन्फ़िगर करती है ताकि अनसपोर्टेड हार्डवेयर एक्सेलरेशन ऑपरेशंस के लिए प्रोसेसर फॉलबैक को इनेबल किया जा सके, और फिर यह मॉडल सेटअप और ट्रेनिंग के लिए मशीन लर्निंग लाइब्रेरी को प्रिपेयर करती है। फॉलबैक इनेबल होने के साथ अगर पाइटॉर्च एप्पल सिलिकॉन पर किसी अनसपोर्टेड ऑपरेशन का सामना करता है तो ये ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफिक ऑपरेटर को वापस सीपीयू पर रूट कर देगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और बिना किसी परेशानी के रिजल्ट को एमपीएस पाइपलाइन में वापस भेज देगा। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ट्रेनिंग पाइपलाइन बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। सेक्शन ब्रेक। यूनिफाइड मेमोरी मीट्स पॉइंटनेट हाई थ्रूपुट 1D MLP। चलिए इस हार्डवेयर सेटअप को वापस उससे जोड़ते हैं जो हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में सीखा था। याद करें कि पॉइंटनेट और पॉइंटनेट प्लस प्लस दोनों ही शेयर्ड 1D MLP पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, या 1x1 कॉन्वोल्यूशंस पर, जिन्हें भी एन शेप के कोऑर्डिनेट टेंसरों पर अप्लाई किया जाता है। ये सेगमेंट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स के एक बैच को रिप्रेजेंट करने वाला सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है ताकि उस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए इनपुट को सिमुलेट किया जा सके जिसे ज्योमेट्रिक डेटा प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टैंडर्ड पॉइंटनेट आर्किटेक्चर्स में इनपुट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स भी 3n 1D कन्वोल्यूशंस के जरिए हर पॉइंट के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। सी इन लीड्स टू सी आउट। एक बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर पॉइंट डायमेंशन n के पार फीचर्स को नॉर्मलाइज करती है। एक RELU एक्टिवेशन फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज को 0 कर देता है। एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन पॉइंट डायमेंशन n को रिड्यूस करके 1 कर देता है, जिससे स्पेशल स्ट्रक्चर एक ग्लोबल लेटेंट वेक्टर में सिमट जाता है। चूंकि एप्पल सिलिकॉन GPU में यूनिफाइड मेमोरी हाई बैंडविड्थ और ऑप्टिमाइज्ड पैरेलल मैट्रिक्स को प्रोसेसर्स होते हैं, इसलिए ये पर पॉइंट लीनियर प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा थ्रूपुट के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। पूरा पॉइंट टेंसर BCN कन्वोल्यूशन बैच नॉर्मलाइजेशन और पूलिंग स्टेप्स के दौरान यूनिफाइड मेमोरी में ही रहता है, जिससे PCIe कॉपी बॉटलनेक्स से बचा जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। 6 हैंड्स ऑन डायग्नोस्टिक बेंचमार्क स्क्रिप्ट। अपने एनवायरनमेंट सेटअप को रैप अप करने के लिए आइए एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक पायथन स्क्रिप्ट बेंचमार्क _AMPS.py लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट शेप B3n के सिंथेटिक 3 पॉइंट क्लाउड टेंसर्स को इनिशियलाइज करेगी जो इनकमिंग लिडार या डेप्थ सेंसर बैचेस को सिमुलेट करेंगे। उन टेंसर्स को एक मॉक पॉइंटनेट फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर शेयर्ड MLP प्लस बैच नॉर्म प्लस मैक्स पूल से पास करेगी और प्रिसाइज हाई रेजोल्यूशन टाइमर्स का यूज करके CPU और AMPS टारगेट्स पर एग्जीक्यूशन स्पीड को बेंचमार्क करेगी। क्रिटिकल डेवलपर टिप एप्पल सिलिकॉन पर एसिंक्रोनस टाइमिंग कूडा की तरह ही पाइटॉर्च MPS कॉल्स बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस होती हैं। जब आप डिवाइस इक्वल टू MPS पर कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइटॉर्च मेटल कमांड बफर को क्यू में रख देता है और तुरंत CPU पर पायथन को एग्जीक्यूशन कंट्रोल वापस कर देता है। रियल GPU एग्जीक्यूशन टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आपको अपना एंड टाइम स्टैम्प लेने से पहले torch.amps.synchronize कॉल करना होगा। बिना सिंक्रोनाइजेशन के आपका टाइमर केवल उस मिलीसेकंड के हिस्से को रिकॉर्ड करेगा जो पायथन को कॉल क्यू करने में लगा था, न कि वह समय जो GPU को इसे कंप्यूट करने में लगा। benchmark_amps.py नाम से एक फाइल क्रिएट करें और नीचे दिया गया इंप्लीमेंटेशन पेस्ट करें। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए एक सिंपलीफाइड न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। यह एक मॉडल को डिफाइन करती है जो स्पेशियल डेटा से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कन्वोल्यूशनल लेयर्स और पूलिंग अप्लाई करता है और फिर इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को बेंचमार्क करता है। यह प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोसेसर और एप्पल सिलिकॉन हार्डवेयर एक्सेलरेशन दोनों पर सिंथेटिक डेटा का यूज करके परफॉर्मेंस टेस्ट रन करता है और आखिर में ग्राफिक्स प्रोसेसर का यूज करके मिली स्पीड इंप्रूवमेंट को कैलकुलेट और डिस्प्ले करता है। # रनिंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने टर्मिनल विंडो में बेंचमार्क स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें। यह कमांड एप्पल सिलिकॉन हार्डवेयर एक्सीलरेशन का यूज करके मशीन लर्निंग ऑपरेशंस की एग्जीक्यूशन स्पीड मेजर करने के लिए एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट रन करता है। आपकी मशीन के स्पेसिफिक हार्डवेयर पर डिपेंड करते हुए, जैसे M1 मैक मिनी वर्सेस M3 मैक्स मैकबुक प्रो, आपको एक आउटपुट दिखाई देगा जो CPU एग्जीक्यूशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा GPU स्पीडअप को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। यह लॉग आउटपुट एक 3 डायमेंशनल डीप लर्निंग मॉर्निंग मॉडल के लिए हार्डवेयर बेंचमार्किंग टेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है
जिसमें एक स्टैंडर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स फ्रेमवर्क के बीच एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को कंपेयर किया गया है। यह टेस्ट स्पेशियल डेटा पर मल्टीपल इन्फ्रेंस पासेस रन करता है ताकि लेटेंसी, थ्रूपुट और आउटपुट डायमेंशंस को मेजर किया जा सके, और यह हार्डवेयर एक्सेलरेशन से मिलने वाले स्पीड इंप्रूवमेंट्स को हाईलाइट करता है। सेक्शन ब्रेक 7 एनवायरनमेंट ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट। अगर अपना वर्कस्पेस सेट अप करते समय आपको कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिलता है तो इस डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट को रन करें। यूजर वार्निंग ऑपरेटर CPU पर इंप्लीमेंटेड है, लेकिन MPS पर नहीं फिक्स। ये सुनिश्चित करें कि टॉर्च इंपोर्ट करने से पहले आपके पायथन स्क्रिप्ट के सबसे ऊपर os.environpy torch अंडरस्कोर इनेबल अंडरस्कोर MPS अंडरस्कोर फॉलबैक इक्वल टू 1 सेट हो। यूनिफाइड मेमोरी पर आउट ऑफ मेमोरी या OM एरर्स फिक्स। हालांकि एप्पल सिलिकॉन सिस्टम मेमोरी शेयर करता है, लेकिन बहुत बड़े बैच साइज सेट करने से, जैसे कि B इक्वल टू 128 और N इक्वल टू 65,536 पॉइंट्स मेमोरी स्पाइक्स का कारण बन सकते हैं। अपने प्रोसेस को मैक के रैम एलोकेशन के अंदर रखने के लिए अपने ट्रेनिंग बैच साइज को कम करके B इक्वल टू 16 या B इक्वल टू 32 कर दें। MPS यूज करने के बावजूद स्लो एग्जीक्यूशन टाइम्स फिक्स वेरीफाई करें कि आप पायथन का नेटिव ARM684 इंस्टॉलेशन रन कर रहे हैं। रोसेटा 2 के जरिए x86 पायथन रन करने से MPS परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपका पायटॉर्च कंप्यूट इंजन वेरीफाइड, हार्डवेयर एक्सीलरेटेड और बेंचमार्क्ड हो चुका है, तो आप एक्चुअल 3D स्पेशल ज्योमेट्री के साथ काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 5.2 में विजुअलाइजिंग पॉइंट क्लाउड्स ऑन मैक ओपन 3D पाई विस्टा और मेश लैब सेटअप। हम आपके टर्मिनल और जुपिटर नोटबुक से सीधे पॉइंट क्लाउड मॉडल्स को विजुअली देखने, मैनिपुलेट करने और इंस्पेक्ट करने के लिए इंटरेक्टिव 3D रेंडरिंग इंजनों को इंस्टॉल करेंगे।